Hello everyone, this is the third lecture on chemical thermodynamics, and in this lecture we are going to discuss one more important state function, that is enthalpy. So as you know, in previous lecture we have discussed the first law of thermodynamics and there were some limitations in first law of thermodynamics. So to overcome those limitations we have to know some more important properties of a system, and one of that important property is enthalpy. तो एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिस्टम की, तो हम इस लेक्चर में एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करने में एंथैल्पी को हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप आ गई होगी कि हम एंथैल्पी का यूज कहाँ करने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी होती क्या है? एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं एच, एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं एच से। तो व्हाट इज द एंथैल्पी? एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम की, प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क होता है उसका और इंटरनल एनर्जी का जो सम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एंथैल्पी कहते हैं। अब एंथैल्पी को एक और तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, एंथैल्पी को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि जो एंथैल्पी होती है, या यू कैन से चेंज इन एंथैल्पी हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप इस तरीके से भी आप एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हो कि एंथैल्पी क्या होती है? हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ध्यान रखिए, जो इंटरनल एनर्जी होती है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको क्यूवी से डिनोट करते हैं। क्यूवी मतलब क्यू किससे डिनोट करते हैं? क्यू का मतलब क्या होता है? हीट सप्लाइड, और वी का मतलब क्या होता है? वी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और दूसरी चीज मैंने एंथैल्पी की, चेंज इन एंथैल्पी की आपको क्या डेफिनेशन बताई कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? क्यूपी मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज कि अगर हम चेंज इन एंथैल्पी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस यहां पे क्या हो जाएगी? डेल्टा पीवी। नाउ यहां से क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, नाउ डेल्टा पीवी, पी और वी दोनों अगर वेरिएबल हम कंसिडर करें तो यहां पे क्या हो जाएगा? पी इंटू डेल्टा वी प्लस वी इंटू डेल्टा पी। हम यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से आप डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, दैट इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो क्वांटिटी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो यहां से डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि हम एंथैल्पी, जैसे कि हम इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो एंथैल्पी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बट what we can calculate is change in enthalpy। हम enthalpy में क्या चेंज हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। So we can calculate the value of delta H, not the value of H. We can calculate the value of delta U, not the value of U. तो U की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन डेल्टा U की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। H की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं लेकिन डेल्टा H की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। And what is the change in enthalpy? That is equal to the sum of delta U plus P delta V। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेल्टा एच, और आप कह सकते हो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पे दो कंडीशंस हैं, दो चीजें ध्यान रखिए। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी, और हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां पर दोनों इंटरनल एनर्जी एज वेल एज एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों क्या हैं? बोथ आर द स्टेट फंक्शन। दोनों के दोनों क्या हैं? स्टेट फंक्शंस हैं, लेकिन दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। दिस इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको
इतना डिफरेंस ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में। तो आई होप कि आपको डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्लियर हो गई होगी कि क्या मतलब होता है। और आप ये कह सकते हो कि टोटल हीट कंटेंट जो होता है किसी भी सिस्टम में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वर्क की फॉर्म में हो या फिर वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में हो, टोटल सम जो होता है, आप उस टोटल सम को क्या कह सकते हो, दैट इज डेल्टा एच। वो क्या है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। या आप कह सकते हो अगर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी कंटेंट है सिस्टम में, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की। तो जो इंटरनल एनर्जी है उसमें प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी काउंट नहीं होती। तो अगर इंटरनल एनर्जी में आप प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को भी ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिस्टम की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। अब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एंथैल्पी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपने यहां पे देखा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फाइनली हमको ये फॉर्मूला यहां से मिलता है। अब यहां पे देखिए, मान लेते हैं अगर हमारे पास कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, यहाँ पे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है। नाउ पी वी आपको पता है फॉर गैसेज, अगर हमारे पास गैसेज है, फॉर गैसियस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हैं, गैसियस हैं, और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स क्या हैं, गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, जो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ये आपको ऑलरेडी पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। नाउ अगर हम इनिशियल कंडीशन देखें तो क्या हो जाएगा, वहां से पी तो कांस्टेंट है, तो पीवी1 क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर N1 इंटू आर टी, और पीवी2 इक्वल टू क्या है, N2 इंटू आर टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, पीवी2 माइनस पीवी1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू N2 आर टी माइनस N1 आर टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, पीवी2 माइनस वी1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 आर टी। नाउ अब यहां पे देखिए, यहां पे जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। नाउ V2 माइनस V1, व्हाट इज V2 माइनस V1, दैट इज P डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डेल्टा V इक्वल टू N2 माइनस N1। इसको हम डेल्टा NG से डिनोट करते हैं, दैट इज N2 क्या है, ध्यान रखिए N2 इज द, याद रखिए N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका नंबर ऑफ मोल्स, और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। केवल गैसेस इसमें काउंट होंगी, इसमें सॉलिड्स और लिक्विड्स काउंट नहीं होंगे, केवल गैसेस काउंट होंगी। तो NG, डेल्टा NG, तो डेल्टा NG क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, तो डेल्टा NG इंटू RT। नाउ ये जो वैल्यू है P डेल्टा V की, हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं कहां पे, यहां से डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो आपको डेल्टा H पता चल गया, डेल्टा H इज चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा NG इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। R आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या रिलेशनशिप होती है चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी के बीच में। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हीट कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज द हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी हैं। पहला आपको दिख रहा है हीट कैपेसिटी, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट कैपेसिटी। ध्यान रखिए कि जो हीट है वो क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है। जनरली होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हम सबसे पहले हीट कैपेसिटी को समझते हैं कि व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू
इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आपको जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। 1 डिग्री सेल्सियस या आप 1 केल्विन कह सकते हो। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए, मतलब 1 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो मान लेते हैं हीट क्या है, Q। तो यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल्टा T। डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी क्या होगी, Q होगा उसका। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, C इंटू डेल्टा T। या आप कह सकते हो C इज हीट कैपेसिटी, C इक्वल टू Q। टेम्परेचर अगर उसका क्या है, डेल्टा T, डेल्टा T चेंज हुआ, डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर और Q क्या है, हीट सप्लाइड। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितना आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज टोटल हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो C इक्वल टू Q बाय डेल्टा T। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, दैट इज जूल। यूनिट क्या होती है हीट की, जूल होती है। तो व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ C, हीट कैपेसिटी, दैट इज यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि अभी 2-3 टर्म्स और है हमारे पास, एक टर्म और है हमारे पास, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जहां पे टर्म स्पेसिफिक जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि बॉडी में जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी मैटर की, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आपको उतनी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड कर रही है हीट कैपेसिटी। तो ये क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट द नेक्स्ट थिंग इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक टर्म जब जुड़ जाती है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द heat required to increase the temperature of 1 kg mass of a body to increase its temperature by 1 degree Celsius। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, जिसका मास कितना है 1 kg है, तो पर यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल c। ये कैपिटल C से डिनोट हम इसको करते हैं और इसको हम करते हैं स्मॉल c से डिनोट। तो स्मॉल c इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल C, स्मॉल c इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू कैपिटल C डिवाइडेड बाय मास। तो अगर आप कैपिटल C को मास से डिवाइड कर लेते हो, मतलब हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास पर 1 kg के लिए जितना आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी to increase its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो ध्यान रखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 kg मास के लिए होती है। तो अब तो ये सर्टेन हो गया कि 1 kg मास के लिए, तो ये क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आप अगर क्वांटिटी बढ़ाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो देखिए हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या थी, जूल पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय मास है तो क्या हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी। तो स्मॉल c इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल C की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज Q बाय m इंटू डेल्टा T। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द नेक्स्ट टर्म दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी। तो जैसे यहाँ पे 1 मास के लिए था, 1 यूनिट मास के लिए था, वहां पे क्या हो जाएगा 1 मोल के लिए। सो व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी, द हीट amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as molar heat capacity। तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आपको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। और 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 1 kg सब्सटेंस है और यहाँ पे
1 मोल सब्सटेंस है, तो मोलर हीट कैपेसिटी इसको हम cm, स्मॉल cm से डिनोट करते हैं. सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय नंबर ऑफ मोल्स. मास की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, N इंटू डेल्टा T. तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है cm और c में. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल. यहाँ पे पर केजी की जगह क्या हो जाएगा, पर मोल पर केल्विन. इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन. तो आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे cm, c और कैपिटल C के बीच में. तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. Cp और Cv क्या होता है, Cp इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग होती है. तो वो चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है. तो जनरली हम जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. तो फिलहाल हम Cp और Cv की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि Cp और Cv में रिलेशनशिप क्या होती है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा H होता है, डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू, आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू QP, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर. और यहाँ पे डेल्टा U की जो वैल्यू होती है, डेल्टा H U इक्वल टू क्या होता है, QV, दैट इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये दोनों है, राइट. अब देखिए हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी मैंने आपको बताया था जो Q होता है दैट इज C इक्वल टू Q बाय डेल्टा T. तो आप कह सकते हो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू डेल्टा T. तो QP मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T. ध्यान रखिए CP इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. उसी तरीके से जो QV हमारे पास है, QV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV इंटू डेल्टा T. अब यहां पे आपको एक और रिलेशनशिप पता है दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, डेल्टा H की वैल्यू होती है. तो ये रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी पता है. नाउ P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन. तो आपको पता है, आपको एक और चीज पता है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT. तो P डेल्टा V को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज nR इंटू डेल्टा T. तो अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के, क्योंकि हम केवल हीट सप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए. आप पिछले टर्म में जब हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे थे वहां पे रिएक्शन के लिए कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे केवल हीट सप्लाई हम कर रहे हैं. तो nR इंटू डेल्टा T, टेम्परेचर चेंज होगा हीट सप्लाई करके, तो दैट शुड बी इक्वल टू वर्क डन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं. P डेल्टा V की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H इक्वल टू QP और QP इक्वल टू क्या है, CP डेल्टा T. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू क्या है, दैट इज CV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V दैट इज nR डेल्टा T. तो आप एक काम कीजिए, आप CP इक्वल टू डेल्टा T से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CV प्लस nR. नाउ फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लेते हैं हम अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मोल का मतलब क्या है कि हम मोलर हीट कैपेसिटी पता कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV प्लस R, और यू कैन से CP माइनस CV इज इक्वल टू R, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV. तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप होती है CP और CV के बीच में, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. 1 मोल के लिए हम ले रहे हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी आप इनको कंसीडर करोगे. तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R आपको पता है दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो जो गैस कांस्टेंट होता है उसके इक्वल होता है इन दोनों का डिफरेंस. तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि CP और CV मतलब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं तो उसके लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू कुछ और होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो उसके लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू कुछ और होती है. तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर. तो
कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करते हैं हम वो ज़्यादा करनी पड़ती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई होती है वो कम होती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्योंकि CV की वैल्यू क्या है, कम है, और CP की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपको हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी। और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क कुछ भी नहीं होता है, वर्क जीरो होता है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, जो एनर्जी है वो दो में कन्वर्ट होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है और दूसरा प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो जो हीट होती है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए जो डेल्टा H की वैल्यू है वो डेल्टा U की वैल्यू से ज्यादा होगी। आप कह सकते हो CP की जो वैल्यू है वो CV से ज्यादा होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है वो अलग होती है और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। तो अगर आप टेम्परेचर सेम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हो तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कीजिए, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हो तो क्या होगा, केवल क्या होगा, पूरी की पूरी एनर्जी जितनी भी हीट आप सप्लाई करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इजीली बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हो तो मैंने क्या कहा अभी कि आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई की तो उसका काम दो चीजों में यूज होगा। किस किस चीज में? पहले एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा प्रेशर वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर तो सेम है लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ेगा उसका, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए भी तो कुछ हीट यूज हो रही है, तो कुछ हीट किसमें यूटिलाइज हो जाएगी, P डेल्टा V को चेंज करने में। P डेल्टा V की वैल्यू जो होगी वो भी होगी कुछ, मतलब उसका प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को इंक्रीज करने में, और कुछ हीट किसमें यूज होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो इसकी वजह से आपको कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको कम हीट सप्लाई करनी पड़ती है अगर आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर सेम डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहे हो, 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहे हो, तो CP की जो वैल्यू होगी उससे ज्यादा होगी, CV की वैल्यू जो होगी कम होगी। तो जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम है तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म है आपके पास, दैट इज कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर होता क्या है? बेसिकली कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द internal energy and enthalpy of a system, or to be specific, to calculate the change in internal energy और change in enthalpy of a system। तो किसी भी सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी, एग्जैक्ट टोटल इंटरनल एनर्जी तो आप कैलकुलेट कर नहीं कर सकते हो, आप केवल क्या कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कितनी इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज होती है और कितनी उसकी एंथैल्पी चेंज होती है, उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये डिवाइस क्या बोलते हैं, उस डिवाइस को कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का बेसिकली कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल उसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पे हमको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो कैलोरीमीटर में क्या होता है, कैलोरीमीटर में एक डिवाइस होता है जिसको आप कहते हो वार्म कैलोरीमीटर। उसमें हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को जिसकी आपको इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेक करें उसको तो हमको क्या मिलेगी, डेल्टा U की वैल्यू, और कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो हमको मिलेगी डेल्टा H की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं वहां पे कि उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या करते हैं, बर्न करते हैं, उसको हम कहते हैं वार्म कैलोरीमीटर। तो जैसे ही हमने उस सब्सटेंस को बर्न किया, इट इज सराउंडेड बाय वाटर, तो वाटर से वो सराउंडेड होता है। वाटर से सराउंडेड होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब वो बर्न होगा तो उससे हीट इवॉल्व होगी, जितनी भी हीट इवॉल्व होगी उसको क्या कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उस हीट को अगर वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वहां से हम हीट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। वाटर के लिए हमको C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू पता होती है, तो वहां से आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, QV, और QV किसके इक्वल होती है, डेल्टा U। और यही चीज हम कांस्टेंट प्रेशर पे करें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना करें, तो हमको क्या मिल सकती है, डेल्टा H की वैल्यू मिल सकती है। तो बहुत सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो आई होप कि आपको कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इसको हमको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कैलोरीमीटर आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे बताइए, मैं एक वीडियो इस पे जरूर बना दूंगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती क्या है, नाउ वी हैव सम केमिकल इक्वेशन, हमारे पास कुछ केमिकल इक्वेशंस होती हैं, राइट। इन केमिकल इक्वेशंस में हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है CH4 प्लस 2O2 फॉर्म्स CO2 प्लस 2H2,
राइट। तो ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। नाउ इस केमिकल इक्वेशन में मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि हीट सप्लाई कहाँ हो रही है, मतलब हीट सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में हो रही है। तो ये जहां पे आप इसको बर्न कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, मीथेन को बर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पता है हीट सिस्टम से सराउंडिंग में बर्न करके क्या होगी, हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, अंदर नहीं जाती। तो प्लस यहां पे हम क्या कर लेते हैं, प्लस जो भी आपके पास हीट होती है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। तो जो भी हीट होती है तो यहां पे हमको क्या मिलती है, हीट मिलेगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू कुछ भी है समथिंग, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब ये कंप्लीट रिएक्शन के साथ हम डेल्टा एच की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या कहेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो पहले से थी, अब उसमें हम ये भी बता रहे हैं कि हीट कहां से कहां को इवॉल्व होगी। अब देखिए आपको ऑलरेडी पता है ये चीजें कि अगर हीट इवॉल्व होती है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट जा रही है, तो उसको क्या करना है, नेगेटिव लेना है। और अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव। इट मींस in every exothermic reaction that value of delta H जो हीट इवॉल्व होती है that should be negative। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है कौन सी रिएक्शन होती है, जिनमें हीट इवॉल्व होती है। तो हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हीट इवॉल्व होती है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अब आप ये सोचो कि डेल्टा एच क्यों पुट कर रहे हैं, तो जनरली जितने भी हमें प्रोसेसेस कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस किसमें होती हैं, हमारे कांस्टेंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती हैं। तो जनरली उनके लिए प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए हम डेल्टा एच जो क्यू की वैल्यू होगी वो डेल्टा एच के इक्वल होगी, दैट इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसीलिए हम डेल्टा एच की वैल्यू यहां पे लिखते हैं। उसी तरीके से द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो रिएक्शंस जिनमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है सिस्टम। तो अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा सो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डेल्टा एच की वैल्यू कब पॉजिटिव रखनी है और कब नेगेटिव रखनी है। एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव, और वो भी आपको पता चल गया होगा कि एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव क्यों रखनी है और एंडोथर्मिक के लिए ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव क्यों रखनी है। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का आपको मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे साथ में वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें पता चल रही हैं कि रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और साथ ही साथ जो हीट हो रही है वो सिस्टम से सराउंडिंग्स में ट्रांसफर हो रही है या ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग से सिस्टम में। दोनों चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कुछ नहीं करना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसमें वैल्यू ऑफ डेल्टा एच पुट कर देनी है आगे से, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें पता चल जाती हैं कि प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है रिएक्टेंट से, साथ ही साथ कि कितनी हीट इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो हीट इवॉल्व हो रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो सिस्टम क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज different types of enthalpies of a reaction. Now, सबसे पहले हम बात करेंगे enthalpy of reaction का मीनिंग क्या होता है। ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे enthalpy of reaction. What is the enthalpy of reaction? So the change in enthalpy during a chemical reaction is known as enthalpy of reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने में, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को होने पे जितनी एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं CH4 + 2O2, यहाँ पे क्या हुआ, CO2 + 2H2O फॉर्म किया इसने। तो यहाँ पे जितनी एंथैल्पी चेंज होगी वो क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। जनरली हम मोलर टर्म्स में यूज करते हैं पर मोल के लिए, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो आप कह सकते हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू, चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। तो यहाँ पे फाइनल एंथैल्पी किसकी होगी, प्रोडक्ट की, क्योंकि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो चेंज इन एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, फाइनल एंथैल्पी यही होगी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस, या आप कह सकते हो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ
रिएक्टेंट्स। ध्यान रखिए, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ध्यान रखिए दैट इज इक्वल टू समेशन, किस चीज से डिनोट करते हैं, समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो HP माइनस समेशन ऑफ HR। R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट्स, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट्स। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स में से एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स को आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो आपको क्या मिलेगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसी तरीके से और भी टाइप्स की एंथैल्पीज होती हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। सो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन? द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन is the change in enthalpy when 1 mole substance is burned in the supply of air। जब आप एयर सप्लाई करके 1 mole substance को जब आप बर्न करते हो in excess of air, ओके, तो उस चेंज इन एंथैल्पी को, उस समय जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। जैसे आप मीथेन को बर्न कर रहे हो, तो मीथेन को बर्न कर रहे हो तो इसको 1 मोल मीथेन को बर्न करने में जितनी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ध्यान रखिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इनकी जो यूनिट होती है दैट इज जूल पर मोल। हम किसमें लिखते हैं इनको, जूल पर मोल में, क्योंकि ये हमेशा 1 मोल के लिए ही होते हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो आई होप कि आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी समझ में आ गया होगा। तो ये है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, यूनिट इसकी जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल ही रहेगी, तो पर मोल ध्यान रखना। द थर्ड इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। थर्ड क्या आपके पास, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन अ सब्सटेंस और a compound is formed. So when a substance is formed from its elements is known as एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कभी भी कोई भी सब्सटेंस मतलब कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ध्यान रखिए एलिमेंट से फॉर्म अगर होता है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल CH4 को आप फॉर्म कर रहे हो, तो CH4 को फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, C+2H2, ये क्या फॉर्म करेगा, CH4। तो इस रिएक्शन में जितना एंथैल्पी चेंज हुआ तो ये इसके एलिमेंट्स कौन कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से 1 मोल CH4 को फॉर्म करने के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। देन इसके अलावा और भी चीजें आपके पास आती हैं, जैसे और भी रिएक्शंस हैं, जैसे अगर आपको CO2 ही फॉर्म करना है तो C+O2 क्या फॉर्म होगा, CO2। तो उसके लिए 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा, 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा CO2 को फॉर्म करने के लिए, और CH4 को फॉर्म करने के लिए 1 मोल कार्बन और 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो यहाँ पे 1 मोल सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए किससे, उसके एलिमेंट से, किसी और चीज से नहीं। यहाँ पे ऐसे नहीं बोलोगे आपकी यहाँ पे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये नहीं, यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है उसके एलिमेंट से नहीं फॉर्म हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के एलिमेंट्स जितने भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट्स कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए आपको जितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है उस रिएक्शन में उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। में आ गई होगी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, कि किसी भी सब्सटेंस को फॉर्म करते हुए, उसके एलिमेंट से फॉर्म करते हुए जितनी एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज हमारे पास हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे नाम से पता चल रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कि 1 मोल एसिड या 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज करने में जितनी एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सिमिलरली हमारे पास और भी हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of a substance is dissolved completely in its solution। 1 मोल सब्सटेंस को जब आप उसके सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो उसमें जितना चेंज एंथैल्पी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को जो उसके एटम्स हैं उनको सेपरेट करने में जितनी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द एटॉमिक फॉर्म इज नोन एज
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ध्यान रखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे CO2। तो CO2 में क्या है, एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो इन एटम्स को सेपरेट करने में, मतलब कार्बन को अलग प्लस 2O, ऑक्सीजन के एटम्स को भी अलग अलग, इस चीज के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो जितनी एंथैल्पी चेंज होती है इस रिएक्शन में दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। इसके अलावा और भी होती हैं, उसको हम डिस्कस करते रहेंगे फ्यूचर में। सो this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.